हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। बच्चा पार्टी इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया था। अगर वो नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो ये आगे वाले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे समझने के लिए। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई बच्चा पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो उसे भी ये वाले सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं कराऊँ इस वीडियो में वो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में कह क्या रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है 5th वाले से। अब हमारे पास दो चीजें आएंगी। जैसे पहले हमारे पास सिर्फ एक चीज रहता था ना, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, ठीक है, एक लड़का है जिसकी इतनी हाइट दी हुई है, वो खड़ा है कहीं पर जिसमें स्टैंडिंग एट दी सम डिस्टेंस फ्रॉम दी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, यानी कि उसके सामने में एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से वो थोड़े दूर पर खड़ा है। जो बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है। ऐसा इतना क्वेश्चन में बताया गया। अब आगे बोल रहा है कि the angle of elevation from his eye to the top of the building increased from 30 to 60 as he walked towards the building। यानी कि जब लड़का अपने जगह से थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, बिल्डिंग की तरफ जब बढ़ता है ना, तो जहाँ पर पहले वो था वहाँ से तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा था, लेकिन अब जो थोड़ा सा आगे आ गया है तो उसको थोड़ा सर उठा करके देखना पड़ेगा। तुम ही लोग इमेजिन करो, तुम्हारे सामने घर है, तुम इसे दूर से देखोगे तो सर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा, और जितना तुम उसके करीब आते जाओगे उतने ही सर को ऊपर करना पड़ता है। यानी कि एंगल जो होता है ना वो बड़ा होते जाता है जितने करीब आते जाओ किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो हमसे कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी कि वो बच्चा जो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था ना, तो 30 से 60 डिग्री का जो एंगल बना वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया कि 30 से 60 डिग्री का एंगल बन गया। पढ़ने में कितना इंपॉसिबल सा क्वेश्चन लग रहा है कि अरे यार ये कैसे पता चलेगा कितना चला है, अब जाकर के पूछना पड़ेगा उससे, भाई तू कितने कदम चला था। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलो मैं तुम्हें पहले डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। इसका डायग्राम बना लोगे ना तो ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने हल्का सा डायग्राम बना लिया है। अब इसी को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा और इसी में हम लोग चीज़ों को ऐड करेंगे ताकि तुम्हें समझ में भी आते जाए डायग्राम कैसे कैसे बनेगा। तो ये देखो जो ए बी है ना, ये हमारा वो लड़का है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर। तो मैंने यहाँ पर लिख भी लिया कि ए बी हमारा लड़का है, बॉय है, जो कि 1.5 मीटर टॉल है। और इधर जो तुम्हें सीडी दिख रहा है ना, इस लड़के से थोड़ी दूरी पर ये जो सीडी है ये वो बिल्डिंग है जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया था कि वो 30 मीटर का है। अब हमसे कहा गया कि यहाँ पर से जहाँ पर ये लड़का खड़ा है, यहाँ से जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है बिल्डिंग के ऊपर में तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, पिछले वाले क्वेश्चंस में इसका तुम्हें जरूरत नहीं पड़ा था। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, क्योंकि लड़के का हम लोगों को हाइट दिया हुआ है और हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से बनेगा। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे, ना कि नीचे से। तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क आ गया कि हमको यहाँ पर भी एक लाइन बनाना पड़ रहा है। अभी तक हम लोगों को बस इस तरीके से लाइन बनाना पड़ता था और नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, लेकिन अब तुम लोग सीखोगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर से भी बनता है। यानी कि अगर ये लड़का यहाँ पर इसका ए बी लेंथ दिया हुआ है तो हम यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे, ना कि नीचे से। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा बच्चों, देखो सबसे पहले तो हम लोग ए से सी को मिला दिए, ये हमारा हो गया। ये हमारा एंगल बनाने के लिए लाइन बना है, लेकिन ये कंप्लीट ये एंगल थोड़ी कहलाएगा। एंगल कब होता है, जब मैंने आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में क्या बताया था कि एक इमेजिनरी लाइन भी तुम्हारे आंखों से सीधी जाएगी, लाइन ऑफ साइट सीधी चलती है, और उसके ऊपर जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यानी कि हमें एक ऐसे लाइन भी बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये पूरा बड़ा सा एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन मत समझ लेना कि ये नहीं कंप्लीट एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये जो अभी एंगल बना है ना, इसकी आंखों से सीधी लाइन बनी इमेजिनरी, और जब ये ऊपर देखा तो जो एंगल बना है ये एंगल है 30 डिग्री का। ये है इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। अब उसके बाद लड़का क्या किया ना कि इस जगह से थोड़ा आगे चल करके आ गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और लाइन बना देता हूँ। ये क्या है, लड़का ही है, ये दूसरे पॉइंट पर पहुँच गया। ये हमारा ए बी पे पहले इस वाले पॉइंट पर था, अब यहाँ पर आ गया है। इस वाले पॉइंट का नाम कुछ रख देते हैं, जैसे ए बी सी डी रख दिया है मैंने, इसका नाम मैं पॉइंट ई रख देता हूँ। थोड़ा साइड में लिखता है यार, क्या कैसे एंगल बनाना था, चलो कोई बात नहीं। तो ये मेरा पॉइंट ई हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ से जब लड़का बिल्डिंग को देख रहा है तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर तुम एंगल बनाओ इस तरीके से। देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये हमारा 60 डिग्री का है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। और हमसे यही पूछा गया कि यहाँ से आकर के यहाँ तक जो लड़के ने चला है ना, वो कितना दूरी डिस्टेंस कितना कवर किया है। यानी एक्चुअल में तुम्हें फाइंड क्या करना पता है, ए से लेकर के ई का लेंथ तुम्हें ए ई फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, लड़के का जो हाइट दिया हुआ था उसका क्या यूज़ करना है, चलो समझ लो। देखो लड़के का हाइट अगर यहाँ से यहाँ तक बेटा 1.5 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक भी, क्योंकि लाइन ऑफ साइड होती है एकदम सीधी होती है, तो ये वाला इस वाले पॉइंट से अगर मैं इसका नाम अगर कुछ रख दूँ, जैसे ई रखा है मैंने तो इसका नाम मान लो एफ रख देता हूँ, तो ये वाला जो मेरा पार्ट है ना डी से लेकर एफ तक, ये भी मेरा 1.5 होगा।
और हमें तो क्वेश्चन में पूरा CD का लेंथ दिया हुआ था, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कंप्लीट लेंथ CD का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस CD में से इस DF को माइनस कर देंगे, तो उससे हमें CF का लेंथ मिल जाएगा। और इस CF का लेंथ का हम यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल्स के ऊपर, जो ट्रायंगल हमने ऊपर में बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम यही लिखोगे यहाँ पर कि नाउ हमारे पास जो CF है वो कितना हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा CD माइनस में DF के। और हमें पता है कि जो DF है 1.5 है, AB के बराबर ही है। तो यहाँ से हमारे पास जो CF होगा वो इक्वल हो जाएगा 30 और माइनस में 1.5, तो 30 में से 1 गया तो 29 और 0.5 और गया तो 28.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारा 28.5 मीटर का है। ओके जी, अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सा काम करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे जो तुम्हें ट्रायंगल EFC दिख रहा है ना, CEF वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम EF फाइंड कर लेंगे, ये हमारा आराम से निकल कर क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये वाला साइड है, तो ये साइड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर है और हमें बेस चाहिए, tan थीटा का यूज कर लेंगे, tan का यूज करेंगे, निकल कर क्या आ जाएगा ये हमारा। और उसी तरीके से हम एक काम और करेंगे कि हम AF का भी लेंथ निकालेंगे। बोलोगे कैसे निकलेगा सर AF का लेंथ, तो तुम इस बीच वाले लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तुम देखो एक और ट्रायंगल है CAF नाम का, ये बड़ा सा ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है और इसमें भी हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, हम पूरा AF का लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब मेरा EF का लेंथ निकल जाएगा और कंप्लीट AF का लेंथ निकल जाएगा, तो मैं AF में से EF को माइनस कर दूंगा, तो निकलेगा क्या, AE निकल जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है। समझ में आ गया मेरी बात, बस इतना सही हमें फाइंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं, यही काम अब आप लोगों को एकदम ध्यान से देखते हुए करना है। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पर 60 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है मेरा उसका यूज़ कर लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल CEF, जो हमारा ट्रायंगल CEF है, वैसे तुम यहाँ पर राइट ट्रायंगल लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल लग रहा है, तो हम लिखेंगे कि हमारा tan 60 डिग्री जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस के, यानी कि CF डिवाइड बाई में EF के। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, वो होती है √3, तो हम यहाँ पर इसके बदले में √3 लिख सकते हैं। और इक्वल के उस साइड में जो CF है हमारे पास, उसका हमारा 28.5 दिया हुआ है वैल्यू, और डिवाइड बाई में EF के बदले में EF रहने दो, कुछ चेंज नहीं करने का, ही तो फाइंड करना है। EF को इधर ले जाओ, √3 को इधर ले आओ, तो तुम्हारा EF का जो लेंथ निकल कर के आएगा वो आ जाएगा 28.5 डिवाइड बाई में √3 के। अब तुम चाहो तो इसे यहीं पर रैशनलाइज भी कर सकते हो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि सर मैं यहीं पर रैशनलाइज कर लूँ तो यहाँ पर कर लो, नहीं तो आगे में तुम्हें रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आगे करना ही पड़ेगा माइनस करने टाइम, तो वहाँ पर फिर हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि तुम लोगों को मैंने सिखाया है ना, डिनोमिनेटर में अगर इररेशनल आया तो उसे रैशनलाइज करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर हो गया, और उसी तरीके से हम बगल में यहाँ पर कर लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल CAF है, इस वाले ट्रायंगल में है ना, इन राइट ट्रायंगल CAF, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारा tan 30 डिग्री लगने वाला है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, और इक्वल के उस साइड में यहाँ पर भी हमारा CF और डिवाइड बाई में इस बार AF आ जाएगा, सॉरी AF है ये। अब हमारा tan 30 डिग्री 1 बाई में √3 होता है, इक्वल के उस साइड में CF के बदले में वही 28.5 डालो, नीचे में हमारे पास AF लिखो, AF को इधर ले जाओ, √3 को उधर ले आओ, तो AF का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 28.5 और फिर √3। ठीक है, तो ये EF का लेंथ निकल गया, ये AF का लेंथ निकल गया, इनको ऐसे बॉक्स में क्लोज कर दो। ठीक है, और बगल में तुम यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख ही देना, क्योंकि हमें ये सब मीटर में दिया था ना, मीटर में दिया था, तो ये मीटर लिख देना, इस तरीके से यूनिट जरूर लिख देना एग्जाम में। तो ये हमारा काम हो गया इतना। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था वो कर लो, यहाँ पर नीचे में क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है, तो AE का लेंथ निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ लिखो जो AE होगा वो इक्वल होगा हमारे AF माइनस में EF के। ठीक है, AF में से अगर EF माइनस करेंगे तो AE निकलेगा, जो हमें फाइंड करना है कि जो लड़का है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब चला तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमारा AE रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास AF का लेंथ कितना है भाई, तो 28.5 है और √3 है, उसमें से माइनस हो जाएगा ये EF, यानी कि 28.5 और डिवाइड बाई में हमारा √3 आ गया। सिंपल सा काम करो, जो मैंने तुम लोगों को निंजा टेक्निक सिखाया है कि डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बन जाएगा, यानी कि तुम्हारा बन जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई में 3 हो जाएगा, और माइनस में हमारे पास ये जो 28.5 है ये रहेगा, और डिनोमिनेटर में हमारा जो √3 है वो एज ए LCM की तरह आ जाएगा। ओके, अब क्या करें सर इसको सॉल्व करने के लिए, क्या हम इसका मल्टीप्लाई करें बड़ा सा, नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करो। देखो यहाँ भी 28.5 है, यहाँ भी 28.5 है, हम दोनों में से इसको कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं कॉमन ले लूँगा ना तो उससे काम बहुत ईजी हो जाएगा। देखो 28.5 मैंने कॉमन लिया,
यहाँ पर ये 3 बच गया और यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई बाई में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और डिवाइड बाई में हमारा √3 आ गया। तो ये बन गया तुम्हारा 28 पॉइंट में 5, मल्टीप्लाई बाई में 2 और डिवाइड बाई में √3। इसे तुम बहुत 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 ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 28 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 56 होता है और 0.5 मिला दो तो 57 आ जाएगा। तो हमारे पास 57 डिवाइड बाई में √3 आ गया और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो इसे रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई होता है। तो 57 डिवाइड बाई √3, ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे में भी √3 से मल्टीप्लाई। तो नीचे में हमारा ये 3 बन जाएगा और ऊपर में हमारा 57 और √3 आ जाएगा। इसको हम 3 से कट भी कर सकते हैं, हम जानते हैं 19 3 या 57 होता है, तो ये 19 आ गया। यानी कि फाइनल आंसर हमारा हो गया 19 √3 मीटर्स। यानी कि वो जो लड़का था उसने इतना डिस्टेंस कवर किया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। बाकी एग्जाम में बनाओगे तो नीचे में एक छोटा सा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो क्वेश्चन से उठा करके कि लड़के ने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों। अगर तुम लोगों को ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो 2 तरीके हैं, तुम यहाँ पर कमेंट करके ही पूछ सकते हो या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तुम वहाँ पर भी जाकर के इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसके नोट्स भी तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे वहाँ पर मैं सैम्पल पेपर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैं फ्री में बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, या फिर तुम टेलीग्राम में जाकर के ऑफिशियल MD सर सर्च कर लो, वहाँ से भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 6th नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलो जो 7th नंबर का क्वेश्चन उसे बनाते हैं। तो देखो 7th वाले क्वेश्चन में कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस बार देखो क्या चेंजेस होगा, डायग्राम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जो पिछला हमने डायग्राम बनाया था ना उससे तो अलग डायग्राम होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इसका डायग्राम ज़्यादा आसान होता है और बच्चों को जल्दी समझ में भी आ जाता है, क्योंकि ये ग्राउंड से बन रहा है ना। कोई आदमी खड़ा रहता है उसकी आंखों से बनता है तो डब्बा टाइप से हमारा, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन में बनाया था उस टाइप का बनता है डायग्राम, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा। ग्राउंड से बन रहा है तो डायरेक्ट हमारे ट्रायंगल बनेंगे। कैसे बनेंगे वो देख लो। यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन बोला गया है कि एक नीचे से जब हम लोग ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, कहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर में एक टावर है। तो टावर के टॉप में देखते हैं तब एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, टावर के बॉटम में देखते हैं तब एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और एक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 का, एक 60 का है, और जो टावर की हाइट है ना वो हमें नहीं दिया हुआ है, हमें ये 20 मीटर जो दिया है वो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है और हमसे टावर का हाइट पूछ रहा है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, चलो कॉपी में समझा दूँ। तो चलो इसका डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तुम एक काम करो, एक बिल्डिंग बनाओ, मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मत बनाओ, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। ये मान लेते हैं हमारा ये बिल्डिंग होगा, ठीक है। बिल्डिंग से थोड़े दूर पर आ जाओ, एक सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आ गया। अब यही वाले पॉइंट से ना इस बिल्डिंग के ऊपर में एक टावर रखा हुआ है, वहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। तो बिल्डिंग के ऊपर टावर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। मेरे पास दूसरा पेन है क्या, रेड पेन नहीं, ये भी ब्लैक है, ब्लू है, रेड पेन नहीं है यार, नहीं तो मैं रेड पेन से बनाता तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये बिल्डिंग मैंने बनाया बच्चों ना। अब इसके ऊपर तुम देखना ऐसे करके मैं थोड़ा सा मोटा सा एक टावर बना देता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये हल्का सा दिख रहा है, अलग से दिख रहा है ना यहाँ पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग था, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, जब टावर को ऊपर में देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और टावर के जब नीचे में देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। चलो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया कंप्लीट टावर के टॉप के लिए, और फिर से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जैसे कि मान लो कि ये वाला जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ऊपर में बना है तो बड़ा होगा। कितना दिया था भाई, बड़े वाले का 60 डिग्री दिया हुआ था ना, तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल होगा। और नीचे में जब बनेगा तो छोटा एंगल बनेगा, जब हम लोग ज़्यादा सर नहीं उठाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो कंप्लीट 60 का है, और ये वाला जो एंगल है ये हमारा 45 डिग्री का है, ठीक है। बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री का, छोटा वाला एंगल 45 डिग्री का, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। और उसके अलावा हमको ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट दी हुई थी 20 मीटर, और हमसे कहा है कि ये जो टावर है ना इसका आप लोगों को लेंथ बताना है कि वो कितना है। तो हम लोग सिंपल से काम कर लेते हैं, सारे के सारे नाम वाम यहाँ पर नामांकन कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, नाम रखा जाता है। वैसे भी हमने इस डायग्राम को पैदा किया है, बनाया है चुपचाप से, तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ नाम रख देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में टीचर समझेगा कैसे कि तुम कहाँ पर कौन से ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं
कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, यहीं से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर सी है, ये बी सी जो है ये बिल्डिंग है, और ये वाला हमारा सी से लेकर के यहाँ पर एक पॉइंट डी बना दो, ये जो सी डी होगा ये हमारा टावर हो जाएगा। तो इसको लिखना भी पड़ेगा, एग्जाम में से आएगा ना, तो तुम लोग इस तरीके से लिख देना कि लेट मान लेते हैं कि हमारे पास जो बी सी है वो बिल्डिंग है ना, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग, इसका हमने नाम रख दिया है बी एंड सी, और इसी का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। और जो हमारा टावर है, जो हमारा टावर है ना, उसको हमने क्या माना है, उसको हमने सी डी नाम दिया है। और जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पॉइंट ए से बन रहा है, वो भी तुम लोग चाहो तो यहाँ पर अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बाकी इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे। पहले कौन से ट्रायंगल का यूज़ करूँ, तो पहले देखो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, पहले वो ध्यान देना कि मुझे ना ये वाला साइड 20 पता है बेटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं किसी तरीके से ये पूरा लेंथ निकाल लूँ, बी से डी तक अगर लेंथ निकाल लूँ, तो पूरे बी डी में से इस बी सी को माइनस करने पर सी डी निकल कर क्या आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, पूरा बी डी निकालना है। अब पूरा बी डी अगर निकालना है ना, तो उसके लिए बड़े वाले ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा, और बड़े वाले ट्रायंगल में हमें कोई ना कोई एक साइड पता होना चाहिए, जैसे या तो ये हाइपोटेन्यूज पता हो या तो हमारा बेस पता हो। तो हम यहाँ पर आसानी से बेस पता कर सकते हैं। अब जब बेस पता चल जाएगा तो हमारा ये वाला साइड पूरा निकल जाएगा। बोलोगे सर बेस कैसे पता चलेगा, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है, tan थीटा का यूज़ करके हम बेस आराम से निकाल सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है उसके अंदर हम लगाते हैं देखो tan 45 डिग्री, तो इक्वल के उस साइड में हो जाएगा हमारा बी सी डिवाइड बाई में ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 20 दिया हुआ है, डिवाइड बाई में ए बी आ गया, यानी कि ए बी का जो लेंथ निकल करके आएगा, जो बेस निकल करके आएगा, वो यहाँ से 20 मीटर निकल करके आ जाएगा। ये वाला साइड यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना निकल गया, 20 मीटर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे। तो इन ट्रायंगल, जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी डी है, इस ट्रायंगल में बना है 60 डिग्री का वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी डी और डिवाइड बाई में ए बी। तो देखो ये ए बी का ही हम लोगों को लेंथ क्या है पहले से पता चल चुका है, तो tan 60 के बदले में यहाँ पर √3 लगा दो, बी डी के बदले में बी डी ही लिखो, कुछ चेंज नहीं करने का, ए बी के बदले में यहाँ पर 20 करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 20 का √3 से मल्टीप्लाई होकर के 20 √3 आ जाएगा बी डी का लेंथ। तो डायरेक्ट इसको लिख दो कि जो बी डी है वो हमारा यहाँ से 20 √3 मीटर है। बस खेल खत्म क्वेश्चन का। अब क्या करना बचा है, अब बस सब्ट्रैक्ट करना ही तो बचा है ना, हमें बी डी मिल गया, हमें बी सी पहले से दिया हुआ है, हमें सी डी निकालना है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि नाउ लेंथ ऑफ द टावर, यानी कि जो सी डी है उसे निकालने के लिए मैं पूरे बी डी में से माइनस कर दूंगा, इस वाले पूरे बी डी में से माइनस कर दूंगा इस वाले पार्ट को, तो हमारे पास सी डी का लेंथ यानी टावर का लेंथ निकल जाएगा। तो ये 20 √3 है और इसका लेंथ 20 दिया हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो हम सिंपल से काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो सी डी का लेंथ हो जाएगा 20, यहाँ पर से 20 कॉमन ले लिया दोनों में से, ब्रैकेट के अंदर इसके पास से √3 बचेगा, और यहाँ से पूरा 20 बाहर चला गया है तो 1 लिख दोगे, तो 3 माइनस में यानी √3 माइनस में 1, ये हो गया हमारा सी डी का लेंथ यानी कि टावर का लेंथ, और यही फाइनल आंसर है। तो ये बन गया बबुआ तुम लोगों का 7th क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है 6th वाले से ज़्यादा इजी ही लगा होगा तुम लोगों को। चलो जो 8th वाला क्वेश्चन है जल्दी से उसे सॉल्व कर लेते हैं, बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया है क्या करना है डाउट कंप्लीट करने के लिए, यानी डाउट को क्लियर करने के लिए। तो देखो 8th वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टैचू है जो कि 1.5 मीटर का है। अब वो कहाँ पर है, तो स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, यानी कि एक मान लो नीचे में बेस बना हुआ होगा, उसे पेडेस्टल कहा जाता है। जैसे कि तुमने अगर वो देखा होगा क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना है आयरन मैन ऑफ इंडिया का, अगर तुमने उसका फोटो देखा होगा तुम्हें ध्यान से पता होगा, या तुम अगर कहीं घूमने उमने गए होगे तो, कि उसमें ना पहले नीचे में बेस बनाया जाता है और बेस के ऊपर में फिर स्टैचू को रखा जाता है, किसी भी स्टैचू को। तो जैसे तुम लोग ने चौक, अगर वो नहीं भी देखा हो तो चौक में तो तुम लोग देखे ही होगे कि डायरेक्ट स्टैचू अगर किसी भी महापुरुष का बनाना है तो वहाँ पर डायरेक्ट स्टैचू नहीं बनाया जाता है, पहले एक थोड़ा सा बिल्डिंग टाइप से स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो सपोर्ट करता है स्टैचू को, ठीक है। तो उसी टाइप से बोला गया कि पेडेस्टल के ऊपर में एक स्टैचू रखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू में वो 60 डिग्री बन रहा है, एंड उसी सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल वो 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज किया गया है कि दोनों में टॉप टॉप लिखा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये जो टॉप ऑफ पेडिस्टल है ना, जो पेडिस्टल का टॉप होगा वो स्टैचू का बॉटम होगा, सिंपल सी बात है। जहाँ पर हमारा जो पेडिस्टल होगा यानी कि जो बेस होगा उसके सबसे ऊपर में ही तो हमारा स्टैचू का पैर रखा हुआ होगा ना भाई, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पेडेस्टल का टॉप है वही स्टैचू का बॉटम है। तो कंफ्यूज मत होना कि दोनों में टॉप लिखा हुआ है, अभी मैं डायग्राम के थ्रू समझा भी दूंगा। हमें बोल रहा है कि उसी पेडेस्टल का हाइट बताना है कि वो कितने मीटर का है, चलो पता कर लेते हैं।
तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनेगा। यहाँ पर ये जो बी से सी तक मैंने बनाया है ये वही पेडेस्टल है जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, पूछा गया है। और ये जो सी डी है ना ये स्टैचू है जिसका हमें हाइट दिया हुआ है 1 पॉइंट में 6 मीटर। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसका डायग्राम बनेगा। हमारा ये रहा स्टैचू का बेस और ये रहा उसके ऊपर में स्टैचू। अब यहाँ से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं स्टैचू के टॉप में, यानी ये बड़ा सा जो एंगल बन रहा है ये वाली लाइन से और ये ए बी वाली लाइन से, तो ये जो कंप्लीट हमारा एंगल बन रहा है वो कहा गया है कि वो 60 डिग्री का है। ठीक है। और हमसे ये कहा गया है कि इसी पॉइंट से जब हम लोग इस पेडेस्टल के टॉप में बनाते हैं एंगल, यानी कि देखो ए से सी तक बना रहे हैं, तो ये जो सी है ये स्टैचू का बॉटम है या कह लो पेडेस्टल का टॉप है। तो ये वाला जो एंगल है ना ये 45 डिग्री का है, ऐसा कहा गया है। ओके। हमें क्या फाइंड करना है, इसका हाइट फाइंड करना है, बीसी का हाइट कितना होगा। तो इसके लिए देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो जैसे पिछले लोकेशन में किए थे कॉन्सेप्ट वही यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ना हम ये ए बी का और बी सी का कनेक्शन बनाएंगे। जैसे पिछले बार किया था ना, पिछले बार ये वाला साइड दिया था हमने इसको कनेक्ट कर लिया था तुरंत, यहाँ पर भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखो ये 45 डिग्री है। कभी भी अगर 45 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ हो तो समझ जाना कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल ही होगा, क्योंकि हमने पिछले बार भी देखा ना कि 1045 लगा था तो 1 आया था और फिर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के ये और ये इक्वल हो गया था, 20 आ गया था ये वाला भी। तो यहाँ पर भी वही होगा। देखो मैं तुम लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। इन राइट ट्रायंगल, चलो फाइनली मैंने राइट बोल बोल करके लिख भी लिया, नहीं तो मैं राइट लिखता नहीं हूँ जनरली। तो हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर लग रहा है 1045 डिग्री। तो 1045 डिग्री जो होगा वो इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस के। इसका वैल्यू होता है 1, इक्वल के उस साइड में आ गया हमारे पास, सॉरी बी सी डिवाइड बाई में ए बी। ए बी को अगर मैं इधर ले आऊँगा 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बी इक्वल टू बी सी निकल कर क्या आ गया। हम दोनों को क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। छोड़ो यहाँ पर बार बार ए बी या बी सी लिखने से बढ़िया है कि जैसे हमारा दोनों इक्वल ही हो गया ना, ए बी और बी सी इक्वल हो गया, इसको भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो बार बार ए बी या बी सी हम लोगों को लिखना पड़ेगा अभी सॉल्व करते समय। तो हमने एक्स मान लिया। अब इसका फ़ायदा कहाँ पर उठाएंगे, अब वो देखो हम पकड़ेंगे इस वाले ट्रायंगल को, जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बना है, तो हम 1060 डिग्री लगाएंगे क्योंकि हमें यही परपेंडिकुलर का जरूरत पड़ने वाला है और बेस का जरूरत पड़ने वाला है। हाइपोटेन्यूज का तो कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल के लिए, उसका कोई पूछा ही नहीं है यहाँ पर। तो तुम इसमें डायरेक्ट लिखो इन राइट ट्रायंगल, फिर से जो हमारा राइट ट्रायंगल ए बी डी बना हुआ है उसके अंदर अगर हम लगाते हैं 1060 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूरा बी डी और डिवाइड बाई में ए बी, यही होगा ना, बी डी डिवाइड बाई में ए बी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस हो जाएगा। 1060 डिग्री हमारा √3 होता है, यहाँ पर हम इसके बदले में √3 लिख लेंगे। इक्वल के उस साइड में जो बी डी है, अब यहीं से मेन खेल शुरू होगा। देखो जो बी डी है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक तो ये सी डी से और ये बी सी से। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा x है और यहाँ से यहाँ तक 1.6 है, तो BD के बदले में हम यहाँ पर x प्लस में 1.6 लिखेंगे और डिवाइड बाई में जो AB है उसके बदले में x लिख दो। यही तो हम लोगों को करना था। अब यहीं से सॉल्व करके तुम्हें x की वैल्यू निकाल लेनी है, नहीं तो बार बार AB या फिर तुम्हें BC लिखना पड़ता है, उससे बढ़िया तुमने x लिख लिया। तो यही काम तुम्हें एग्जाम में भी करना। पहले तो x को इधर भेज देते हैं हम लोग, तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √3 मल्टीप्लाई बाई में x और इक्वल के उस साइड में हमारा x प्लस में 1.6 दिया हुआ है। अब हम लोग एक काम करते हैं, x को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा x। ठीक है, पहले तो इधर इसको लिख लो √3 और x को लिख लो और ये वाला x इधर आकर के माइनस का x हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 1.6 आ गया। अब देखो दोनों के पास x कॉमन है, तो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं x को कॉमन लूँगा तो यहाँ से हमारे पास √3 बच जाएगा और इधर से हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। इक्वल के उस साइड में 1.6 आ गया। अब यहीं से हमारा मेन काम शुरू हो रहा है, यानी कि बस कैलकुलेशन का आखिरी पड़ाव पे आ गए हम लोग। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि मल्टीप्लाई में फिलहाल x के, इसको इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू, हमारे पास 1.6 राइट साइड में है, उसके डिवाइड में √3 माइनस का 1 और फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर आ गया तो इसको रैशनलाइज कर लो। ये हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाई में √3 माइनस 1 और इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे। बस जो माइनस की साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। ये तुम लोगों ने क्लास 9th में सीखा है, अगर नहीं याद आ रहा तो याद कर लो बेटा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब यहाँ से हमारे पास जनरली होता क्या है, हम लोग ये काम इसीलिए करते हैं ताकि नीचे से रूट हट जाए। और रूट कैसे हटता है, तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाता है।
ठीक है। बाकी ऊपर में जो है वो ऐसे ही रहेगा, नीचे में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देखो ऊपर में हमारे पास 1.6 है, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 + 1 से, और डिनोमिनेटर में हमारा a² हो जाएगा और माइनस में b² हो जाएगा, क्योंकि a - b a + b का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा a² और माइनस में b²। तो यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू आ गया 1.6, ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, मल्टीप्लाई करने की फिलहाल जरूरत है नहीं। नीचे में देखो √3 3 बन जाएगा और 1² 1 हो जाएगा। तो 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई मेरे, कि क्लास 10th के बच्चों को क्लास 6 की तरह एक एक स्टेप बताऊँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इसे मैंने 3 ले लिया और इसे 1 बना लिया, तो 3 में से 1 माइनस करके यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, और उससे होगा ये कि ये थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा देखो, हमारा 2 से ये कैंसिल हो रहा है ना, 16 8 टाइम पे होता है, तो हम यहाँ पर 0.8 लिखेंगे, क्योंकि हमारा डेसिमल वाला नंबर है, पूरा पूरा तो 16 है नहीं। तो 0.8 आ गया, नीचे और ऊपर कैंसिल, और ये बेचारे बच गए √3 + में 1। तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये जो हमने निकाला यही फाइनल आंसर है, x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू मतलब ये भी होगा, वैसे ये हमसे पूछा नहीं था, और ये होगा तो ये हमसे पूछा गया था। तो CD जो है वो हमारा 0.8 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 मीटर का है। तो ये क्वेश्चन होता है तुम्हारा 8th नंबर के यहाँ पर कंप्लीट। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी बहुत तगड़े से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास फटाफट उसे बना लेते हैं। सो जो 9th वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग के टॉप में जब हम टावर के फुट से एंगल बनाते हैं तो वो 30 डिग्री का बनता है। जैसे कि मान लो इधर एक टावर है, इधर एक बिल्डिंग है, दो तुम लोगों को लाइन इस बार बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि दो चीज़ें हमारी लंबी लंबी दी हुई है। अब इधर वाला जो मान लो इधर वाला टावर मान लेते हैं, तो टावर के फुट से जब हम लोग बिल्डिंग के टॉप में एंगल बनाते हैं ना, तो वो 30 डिग्री का बनता है। और हमसे ये भी कहा गया है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि जो बिल्डिंग है उसके पैर से यानी उसके नीचे से जब हम टावर के ऊपर में एंगल बनाते हैं तो वो 60 डिग्री बनता है। तो यहीं से तुम्हें पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ध्यान से देखो, टावर के नीचे से जब यानी कि टावर जो टावर का नीचे या बिल्डिंग का बॉटम लिखा हुआ है, फुट लिखा हुआ है ना, उसको तुम भूल जाओ। तुम बस इतना ध्यान दो कि जमीन से जब हम लोग टावर के बिल्डिंग के ऊपर जब एंगल बना रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर जब हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं तो 30 डिग्री का बन रहा है, और उसी जमीन से जब टावर के ऊपर में एंगल बना रहे हैं तो 60 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब टावर का होगा, लंबा होगा, और बिल्डिंग नटवा होगा। ये ध्यान रखना। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज यहीं पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, अब आगे हमसे ये कहा गया है कि जो टावर है भैया वो 50 मीटर का हाई है। टावर का हाइट दिया हुआ है हम लोगों को, हमसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट बताइए कितना होगा। इजी पीजी क्वेश्चन है, बस तुम इसका डायग्राम समझ जाओ, ये तुरंत बन जाएगा। चलो इसका डायग्राम तुम्हें मैं बनाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, पहले कॉपी के पेज में हो गया। अब देखो, सबसे पहले तो तुम एक काम करो, इधर टावर बना दो बड़ा सा। ठीक है, तुम किधर बना सकते हो, बस ध्यान रखना कि बड़ा वाला टावर होगा, और उसी के सिधाई में थोड़ा सा दूरी पर एक पैर ऐसे मतलब ऐसे सीधा लाइन भी बना लो, और थोड़े दूरी पर एक छोटा लाइन बना लो। ठीक है, तो ये हम लोग बिल्डिंग ले लेते हैं। और मुझे कैसे पता चला कि टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटा है? मैंने बताया ना कि ग्राउंड से बिल्डिंग के ऊपर टावर के ऊपर जब हम लोग एंगल बना रहे हैं तो ये हमारा जो एंगल बन करके आ रहा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है ग्राउंड से, यानी कि बिल्डिंग के बॉटम से, बिल्डिंग के फुट से टावर के ऊपर। और जब टावर के फुट से बिल्डिंग के ऊपर एंगल बनाया जा रहा था, जो कि शुरू में ही क्वेश्चन ने बोला था, वो एंगल था 30 डिग्री का। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। बुझा गया? ये एंगल है बेटा 30 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है हमारा ये है 60 डिग्री का, यहाँ से ऊपर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर फिर से वैसे ही लिख लेते हैं फटाफट कि लेट मान लेते हैं भैया, कुछ नाम रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो ये ए बी हो गया मेरे पास, और फिर ये हमारा ए बी सी डी एस, ऐसे कोई जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है, क्वाड्रिलेटरल थोड़ी बना रहा हूँ, सी डी एस ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो टावर है उसका लेंथ हमने सी डी नाम दे दिया, और यही सी डी हमें 50 मीटर का दिया हुआ है। और जो बिल्डिंग है ना, जो बिल्डिंग है हमारी, उसको हम लोग यहाँ पर ए बी मान लेते हैं, और इसका लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है, ये नहीं दिया हुआ है। क्लियर बा? कैसे करना है, क्या करना है वो समझ लो। तो सबसे पहले तो देखो, जिसका हमें वैल्यू दिया हुआ है हम उस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। जैसे हमें इस वाले का साइड दिया है ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल का, तो ये वाला साइड का यूज़ करेंगे और ये वाला साइड निकाल लेंगे। बुझाया?
बी डी यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, और जब बी डी निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर हम छोटे ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और बेस पता रहेगा तो हाइट निकाल लेंगे। खत्म खेल क्वेश्चन का, इतना ईजी पीजी क्वेश्चन है, बस दिखता खतरनाक है। तो देखो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल, जो हमारा राइट वाला ट्रायंगल है जिसका नाम हमने रखा है बी डी सी, तो बी डी सी वाले ट्रायंगल में हम लगाते हैं अगर tan 60 डिग्री, तो ये इक्वल हो जाएगा सी डी यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस यानी कि बी डी के। tan 60 यानी कि √3 हो गया, सी डी के बदले में 50 लिख दिया, डिवाइड बाई में बी डी के बदले में बी डी रहने दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 50 डिवाइड बाई में √3। देखो चाहो तो तुम इसे भी रैशनलाइज कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब तो है नहीं। क्यों मतलब नहीं है सर? क्योंकि हमें तो इसका यूज़ करना है ना, बस हमें इस वाले साइड का यूज़ करके फाइनल आंसर इसका निकालना है। तो जब मुझे रैशनलाइज करनी ही है तो मैं फाइनल में करूँगा, पहले काहे के लिए करके अपना सर खपाऊँ। तो बस बी डी का लेंथ हमारा इतना मीटर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा बिल्डिंग से टावर का दूरी है, ये बी डी क्या है, ये बिल्डिंग का टावर से दूरी है, तो दूरी वो निकल गया। अब हमको उससे मतलब नहीं दूरी रहे या क्या रहे, हमें मतलब किससे है कि भाई इस वाले साइड का यूज़ करके ये वाला साइड निकालना है। तो अब लिखो इन राइट ट्रायंगल, हमारा जो राइट ट्रायंगल ए बी डी है उसके अंदर हम लोग लगाएंगे tan 60 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बना है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। इसके सामने ये वाली साइड है तो ये परपेंडिकुलर और फिर ये बेस हो गई, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई में हमारे पास बी डी। ठीक है, यहाँ पर tan 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई में √3, ये हो गया 1 बाई √3 इक्वल टू साइड में ए बी, इसका लेंथ हम लोगों को पता है नहीं, डिवाइड बाई में बी डी का लेंथ हम लोगों को पता है, लेकिन फ्रैक्शन लिखने से बढ़िया है कि मैं फिलहाल बी डी को बी डी ही लिखता हूँ, इसको इधर ले जाकर के पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं फिर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, बाकी तुम लोग जैसा चाहो वैसे कर लो। तो बी डी इधर आ गया न्यूमरेटर में, इक्वल के उस साइड में हमारे पास हो जाएगा ए बी, एक सेकेंड यार, हमें तो ए बी का ही लेंथ निकालना है ना, तो √3 को मैं फिर काहे के लिए उधर लेकर के जाऊँ, ए बी को वहीं रहने देता हूँ, √3 को ही रहने दो, बी डी डिवाइड बाई में ये √3 ऐसे हो जाएगा। बुझाया मैंने क्या किया, समझ में आ गया? अब यहाँ पर से बस मैंने बी डी को इधर ले आया है, ए बी को मैंने वहीं पर रहने दिया है। ठीक है, इक्वल की साइन थोड़ी सी ऐसे बीच में बननी चाहिए तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से ए बी का अगर मुझे लेंथ निकालना है तो बी डी का बस वैल्यू पुट करो, ए बी का लेंथ निकल करके आ जाएगा। ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी डी के बदले में 50 डिवाइड बाई में √3, और पूरे के डिवाइड में हमारे पास √3 है। अब हमें पता है कि यहाँ पर जब हमें इसे सॉल्व करना रहता तो होता क्या है, इसके नीचे में एक 1 छुपा हुआ है, हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा 50 डिवाइड बाई में √3, और फिर हमारा 1 ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, यानी कि √3 का एक्चुअल में √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी का लेंथ हो जाएगा 50 डिवाइड बाई में 3। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3 आ गया। अब तुम्हारे पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया है, तो तुम इसे क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हारा फाइनल आंसर कहला जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने तुम लोगों को कई बार सिखाया है कि डिवाइड किया करो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो मैंने पहले भी सिखाया, फिर से सिखा देता हूँ, ये क्लास 7 से सिखा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर 50 को तुम क्या करो, 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा हमारा 3 होगा, माइनस होकर के 2 आ गया, ये 0 उतर गया, तो 3 के टेबल में हमारे पास 6 टाइम पे 3 6 जा 18 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 2 बचेगा, हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। तो वैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चाहो तो तुम डेसिमल में भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर तुम लोग, जैसे मैं क्या चाह रहा हूँ कि बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर मैं तुम लोगों को लिखना सिखाने वाला था, लेकिन तुम चाहो अगर एग्जाम में, तो तुम्हें तो पता रहेगा नहीं कि कौन सा आंसर लिखना है, तो तुम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में, और तुम डेसिमल में भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही कहलाएगा। उसका टेंशन मत लेना कि सर यहाँ पर तो आप बुक वाला आंसर लिखवा दे रहे हो, लेकिन एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि बुक में का आंसर दिया हुआ था, वहाँ पर थोड़ी रट करके जाएंगे, और जरूरी थोड़ी कि बुक से क्वेश्चन आएगा। तो उस कंडीशन में तुम कुछ भी अपने मर्जी से, डेसिमल में चाहो तो डेसिमल में, और मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जब तुम्हारा रिमाइंडर बच जाए ना, तो उसके बाद तुम एक निंजा टेक्निक है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टी घड़ी की दिशा में ऐसे घुमा दो नंबर्स को, तो तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। देखो ये 2 क्या हो रहा है भाई, नीचे से ऊपर जाना चाह रहा है ना, ऊपर में 2 लिखो, फिर फ्रैक्शन की साइन लगाओ। ये जो 3 है हमारा, ये बगल में था, ये नीचे आना चाह रहा है, तो हम नीचे में 3 को लिखेंगे, और ये 16 जो ऊपर में था वो लेफ्ट साइड में आना चाह रहा है, तो यहाँ पर हम 16 को लिखेंगे। तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो अगर तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में दिक्कत है तो। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों को नहीं होता है, कुछ बच्चों को ये दिक्कत होता है। तो ये इतना मीटर हमारा ए बी का लेंथ हो गया, यानी कि बिल्डिंग जो है ना वो 16 पॉइंट कुछ मीटर्स की है। तो इस तरीके से 9th नंबर का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलो बबुआ, जो 10th नंबर का क्वेश्चन है उसे भी फटाफट हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, और फिर जो आगे के क्वेश्चन बचेंगे 11th नंबर के क्वेश्चन या उसके आगे क्वेश्चन, उसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है अब।
और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं तुम लोगों को अपने क्वेश्चन बैंक के बारे में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बैंक मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे खर्च नहीं कर पाते हैं, जो बहुत महंगे बुक्स नहीं ले पाते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी हैं जो मुझे महंगे महंगे वाले जो बुक्स होते हैं ना, कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, तुम लोग कमेंट में कर सकते हो। बाकी वो कंपनी वाले मुझे महंगे महंगे बुक्स प्रमोट करने के लिए देते थे, बच्चे लोग बोलते थे सर हम लोग खरीद नहीं पाते हैं इतने महंगे बुक्स, तो उनके लिए मैंने वो सारी चीज़ें जो उन बुक्स में थी उससे बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपने बुक में डाल दिया है। और ये बुक तुम लोगों को बहुत कम प्राइस में, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अमेजोन पे मिल जाएगा। ऑफर में ऊपर नीचे होते रहता है प्राइस, इसीलिए मैं यहाँ पर प्राइस रिवील नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो मैंने 700 डाल दिया है, लेकिन इतना रहेगा कभी नहीं। इससे तुम्हें आधे से भी आधा रेट में ये बुक मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है बुक का, तुम वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो, या अमेजोन में जाकर के MD सर क्लास 10 लिखना ना, तो वो भी वहाँ पर भी तुम्हें मेरा बुक ये मिल जाएगा। इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें मैंने PYQs भर भर के डाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर्स के जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं वो डाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि CBSE बार बार बोल रहा है वो मैंने इस बुक में डाला है। तुम्हें वर्कशीट मिलेगा, हर चैप्टर के बाद तुम टेस्ट दोगे, उस चैप्टर का कंप्लीट तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुम्हें माइंड मैप्स मिलेंगे और 3 बेस्ट सैंपल पेपर जिसमें पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी इंक्लूड है। ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलने वाली है। कुछ इस तरीके का तुम्हें बुक के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से तुम्हारे लिए रखी है। तुम्हें बीच में कुछ मेरे फोटो भी दिखने वाले हैं जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह या कुछ जो एकदम 100% चांसेस होती है, गारंटी होती है ऐसी चीज़ों का जो एग्जाम में आता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें बीच में मेरे फोटो के साथ देखने को मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये माइंड मैप है, कितना प्यारा सा माइंड मैप है कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और उसका कैसे कैसे हम लोगों को यूज़ करना है। सारी चीज़ें तुम्हें बहुत मज़ेदार तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर देखो वर्कशीट भी मैंने दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तुम लोग कंसीडर कर सकते हो। अगर तुमने कोई बुक अभी तक नहीं लिया, अगर ले लिया है तो मैं बार बार पैसा खर्च करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर तुम खरीद सकते हो, अगर है तुम्हारे पास पैसे तभी खरीदना, नहीं तो जो बच्चे नहीं ले पाए हैं अभी तक महंगे बुक्स होने की वजह से, वो बच्चे तो इसे जरूर कंसीडर करो। ठीक है, तो चलो ये तो बुक के बारे में मैंने बता दिया। अब अगला जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। तो देखो 10th वाले क्वेश्चन में तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। क्या सीखने को मिलेगा अभी आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल तुम देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा 9th की तरह तुम्हें सिमिलर लगेगा। हमसे कह रहा है कि 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। ठीक है, एक रोड है, रोड के अपोजिट साइड में 2 पोल वहां पर बने हुए हैं। ठीक है, अब वो जो रोड है ना उसकी विड्थ हमें दी हुई है 80 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है और बीच में से रोड गया है 80 मीटर का, यानी कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 80 मीटर हम लोगों को दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि उस रोड में ही, यानी बीच में हमारे पास जो 80 मीटर का रोड है उसी रोड के किसी एक पॉइंट से जब हम लोग क्या करते हैं भैया, कहाँ बोला गया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। यानी कि उस पॉइंट से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं ना तो एक पोल में 30 डिग्री का बनता है, दूसरे पोल में 60 डिग्री का बनता है। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर जब पोल का हाइट बराबर है तो दोनों में 30 डिग्री का बनना चाहिए या दोनों में 60 डिग्री का बनना चाहिए, अलग अलग कैसे बन रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो हमारा एंगल बन रहा है ना वो एकदम दोनों पोल के बीचों बीच से नहीं बन रहा है। हो सकता है कि वो एक पोल की तरफ ज़्यादा बढ़ गया हो, यानी जो पॉइंट्स हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं वो एक पोल की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा करीब में हो और दूसरे पोल से दूर में हो, तो जिसके दूर में होगा वहाँ पर कम एंगल बनेगा, जिसके पास में होगा वहाँ पर ज़्यादा एंगल बन जाएगा, भले पोल की हाइट बराबर क्यों ना हो। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा ये चीज़। आगे बोला क्या भाई कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। यानी कि पहले तो आपको दोनों पोल का हाइट बताना है, तो एक का पता चल गया तो दूसरे का पता चल जाएगा, और साथ ही साथ जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस पॉइंट से दोनों पोल्स की जो डिस्टेंस है वो भी बतानी है। थोड़ा सा घुमाया गया है चीज़ों को, डायग्राम लेकिन कुछ इसी तरीके से बनेगा 9th वाले की तरह ही। चलो इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम बनेगा। मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने 2 पोल्स बना लिए AB और CD नाम का, दोनों हमारे आपस में इक्वल हैं, तो दोनों का हम नाम यानी जो यहाँ पर है ना H से हम दोनों को डिनोट कर देते हैं कि भैया जो AB और CD है वो H हम लोग लिखेंगे। बार बार हम लोग AB या CD नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में। बाकी तुम H नहीं लिखना चाहते हो तो AB या CD भी लिख सकते हो, वो भी सही कहलाएगा, बस टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़, ये दोनों पोल के बीच में ये रोड है, ठीक है, ऐसे रोड ऐसे चौड़ा उधर जा रहा होगा, बाकी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये DB है जो कि हम लोगों को 80 मीटर दिया हुआ है। अब मान लो इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट E है, बीचों बीच में नहीं ना, एकदम सेंटर में नहीं, या तो तुम थोड़ा सा उधर बना लो या तो थोड़ा सा इधर बना लो। जैसे मैं थोड़ा सा राइट साइड में बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट E बना रहा हूँ। अब इससे हो क्या रहा है कि इस पॉइंट E से जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगा इस वाले पोल पर तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और इसी पॉइंट E से अगर मैं इधर वाले पोल पर एंगल बनाऊंगा तो वो थोड़ा छोटा बनेगा, क्योंकि भले पोल का लेंथ बराबर है,
भले पोल इक्वल है लेकिन पॉइंट जो है इस वाले पोल के करीब है और इस वाले पोल से दूर है, तो यहाँ से थोड़ा मुंडी उठा करके देखना पड़ेगा, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। यहाँ से थोड़ा सर झुका करके, झुकाना तो नहीं पड़ेगा, ऊपर ही उठाना पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा उधर की तरह, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमसे क्या क्या बोला है, हमसे बोला है पोल का हाइट फाइंड कीजिए कितना है, लेंथ मतलब कि पोल का कितना है, और दूसरा इस पॉइंट जो ई है ना, इस पॉइंट से इस वाले पोल का डिस्टेंस भी बताना है और इसी पॉइंट से इधर वाले पोल का भी डिस्टेंस बताना है। हमें टोटल डिस्टेंस तो 80 दे दिया है लेकिन यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को ना x मान लेते हैं। मान लेते हैं जो DE है वो हमारा x है, तो इधर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो हमारा EB है वो कितना हो जाएगा, टोटल 80 है, 80 में से इस x को माइनस कर दो तो EB निकल करके आ जाएगा, यानी EB हमारे पास 80 माइनस में x हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इनका लेंथ निकालना है। यहाँ पर तुम एक नई चीज़ ये सीखने वाले हो बच्चों ना कि इसमें इक्वेशन बनता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मेरे बुक में भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर इक्वेशन बना करके तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तगड़े क्वेश्चन होते हैं, अच्छे नंबर दे करके जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस वाले अगर ट्रायंगल को बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर h और x है, अगर मैं यहाँ पर मान लो tan थीटा का यूज़ करूँ, तुम लोग सर tan थीटा का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा देख परपेंडिकुलर का हमको फाइंड करना है और हमें बेस भी फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस 10 में ही आता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी tan थीटा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो DE है उसको हमने इक्वल टू x मान लिया, इसलिए जो हमारा BE होगा या EB होगा वो 80 माइनस में x होगा। ये सारी चीज़ें भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो। अब शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल CDE, जो हमारा ट्रायंगल CDE है राइट ट्रायंगल, इसके अंदर अगर मैं tan 30 डिग्री का यूज़ करूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा, यानी कि CD डिवाइड बाई में DE हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री होता है √3, CD के बदले में हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं भाई, h माने ना, तो ये हो जाएगा हमारा CD के बदले में h और DE के बदले में हम x लिख देंगे। अब तुम करो क्या, या तो तुम x के फॉर्म में इक्वेशन बना लो या तो x के फॉर्म में इक्वेशन बना लो। समझा मेरी बात क्या बोला मैंने, मतलब कि यहाँ पर h और x को तुम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। जैसे कि ये h है ना, यहाँ पर h को मैं फिलहाल h ही रहने देता हूँ, मैं x को इधर ले आता हूँ, तो ये हमारा √3 मल्टीप्लाई बाई में x हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में h रह जाएगा, या फिर तुम इसको सीधा करके लिखना चाहो तो h इक्वल टू x और फिर बगल में √3 ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। हमने h के फॉर्म में एक इक्वेशन बना लिया। सेम ऐसा ही इक्वेशन बनेगा इस वाले ट्रायंगल का भी यूज़ करके। कैसे इक्वेशन बनेगा वो देख लो, कैसे इक्वेशन बनेगा वो देख लो ध्यान से। अगेन इन ट्रायंगल ABE, जो हमारा ट्रायंगल ABE है उसमें भी मैं tan 60 डिग्री अगर लगाता हूँ तो यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AB और इस बार बेस जो है वो हमारा BE हो जाएगा। tan 60 डिग्री यानी कि √3 हो गया, AB के बदले में h लिख लिया और BE जो है हमारा वो 80 माइनस में x है। अब इस 80 माइनस एक्स को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो इससे जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 माइनस एक्स से, इक्वल की उस साइड में h बच जाएगा। तो h का फॉर्म में यहाँ पर भी इक्वेशन बन गया हमारा √3 और 80 माइनस एक्स, ये हमारे h के फॉर्म में एक और इक्वेशन बन गया। तो तुम देखो इक्वेशन 1 और 2 में दोनों हमारा h का ही वैल्यू है। इक्वेशन 1 और 2 क्या बनाया हमने, दोनों को हमने सेम इक्वेशन बनाया है। सेम का मतलब कि लेफ्ट वाला पार्ट अगर इक्वल है तो राइट वाला पार्ट भी आपस में इक्वल होगा, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चल गया कि लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो राइट वाला पार्ट इक्वल होगा, यानी ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस मेन हम लोगों को वही चाहिए बच्चों। अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो पूरा क्वेश्चन फिर खिचड़ी बन जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि मैंने खिचड़ी बना दी है, ध्यान अचानक से मेरा ध्यान आ रहा है कि दोनों में मैंने √3 और √3 लिखा है। वाह रे दुष्ट, मैं कितना बड़ा दुष्ट हो गया हूँ। tan 30 1 बाई में √3 होता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम x को इधर लेकर के आएंगे तो ये हमारा 1 बाई में √3 रहेगा और x जो है ऊपर में चला जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा है ना, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये 1 बाई में √3 मल्टीप्लाई में x, या तो x डिवाइड बाई √3 भी लिख सकते हो तुम इसको x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, तो x डिवाइड बाई में √3 बनेगा एक्चुअल में। अचानक से अच्छा यहीं पर याद आ गया, तो इधर का मेरा काम बर्बाद नहीं होने, तो मेरा पूरा काम बर्बाद हो जाता है। अभी बहुत सारे बच्चे देख करके हंस भी रहे होंगे, अरे देखो गुरुजी ने यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 लिखा है, इतना भी नहीं पता। होता है बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी गलती हो जाती है, वैसे ही बहुत बड़ा वीडियो हो गया ये वाला। हाँ, तो कहाँ पर पहुँचे थे भाई हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पहुँचे थे। तो लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो राइट वाला पार्ट इक्वल होगा, यानी कि x डिवाइड बाई में √3 हमारा इक्वल हो जाएगा √3
और ब्रैकेट के अंदर 80 माइनस एक्स के। इस √3 को इधर उठा करके फेंको तो यहाँ पर डिवाइड में यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई होगा, √3 और √3 मिल करके 3 बन जाएंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स है, बस ब्रैकेट ओपन करो, आंसर रेडी है। 8 3 24 यानी कि 240, माइनस में 3x आ गया। इस माइनस 3x को इधर ले आओ तो यहाँ पर माइनस इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस x पहले से है और ये भी प्लस का 3x हो जाएगा, तो 3 और 1 4x बन जाएंगे। तो 4x इक्वल टू आ गया हमारा 240। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 को उधर भेजूंगा तो 60 आ जाएगा x का वैल्यू, 4 उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 4 6 24 और 0 उतर गया। फाइनली आंसर आ गया। x का वैल्यू अगर 60 आ गया ना बेटा तो तेरा सारा आंसर निकल करके आ जाएगा, चिंता ना करो। देखो क्या क्या हम लोगों को निकालना था वो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये पोल का हाइट निकालना था, h निकालना था ना। हम लोग h निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन 1 है वहाँ पर h इक्वल टू x था, तो x के बदले में 60 लिखेंगे और डिवाइड बाई में √3 था तो डिवाइड बाई में √3 लिख दिया। ये इरेशनल हो जा रहा है तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, 60 डिवाइड बाई में √3 और फिर मल्टीप्लाई में ऊपर में √3 और नीचे में भी हमारा √3 आ गया। नीचे में तो 3 बन जाएगा तो h इक्वल टू डिनोमिनेटर में 3 आ गया, ऊपर में 60 और √3 है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम पे। तो h का जो वैल्यू है वो फाइनल हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी कि जो हमारे पोल है ना उन दोनों पोल का जो हाइट है वो 20√3 मीटर है। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों को निकालनी थी, डिस्टेंस निकालनी थी ना, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई है ना, पहला वाला पॉइंट ई से अगर हम इधर का डिस्टेंस देखें तो एक तो हमारा 60 आ ही गया है। फर्स्ट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट है ना, या फिर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल, जो हमारा फर्स्ट वाला पोल का डिस्टेंस है उस पॉइंट से वो तो 60 मीटर है, एक्स हमने माना था, ये हमारा निकल कर क्या गया 60 मीटर। अब इधर जो सेकेंड वाला पोल है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोल फ्रॉम द पॉइंट, तुम डिटेल में लिख लेना बेटा स्टेटमेंट में, बस शॉर्टकट में तुम लोगों को समझा करके ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो सेकेंड वाले पोल में जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 80 माइनस में एक्स था, टोटल हमारा 80 था, ये यहाँ से यहाँ तक 60 है तो ये 20 ही होगा, तो इसको तुम लिख भी सकते हो 80 माइनस में 60 इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट, और मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप 3-4 चीज़ें तुम्हें बताई हैं। पहला काम करना है 2 ट्रायंगल का यूज़ करके 2 अलग अलग इक्वेशन बनाने हैं, उन दोनों इक्वेशन का फिर यूज़ करना है इस वाले स्टेप में, और यहाँ पर तुम्हें एक का वैल्यू निकल जाएगा, यानी दो हमारे पास x और h थे ना, तो उन दोनों में से किसी एक का वैल्यू तुम यहाँ पर निकाल सकते हो, और जब वैल्यू निकाल लोगे तो उस वैल्यू को पुट करके तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इस वाले वीडियो में इतनी तक रुकते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले वीडियो की तरफ। अगला वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और तुम्हारे सामने भी 2 विंडो ओपन हो गए होंगे, तुम किसी भी विंडो में क्लिक करो तुम्हें नेक्स्ट वाला वीडियो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बच्चा पार्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत